हेलो दोस्तों, रीन्यूएबल एनर्जी को कंटिन्यू करते हैं जी। आज पढ़ेंगे बायोमास। बायो मीन लाइफ, जीव जंतु, उनका मास, इनको यूज करके हमने एनर्जी बनानी है। बायोमास इज ए रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स derived फ्रॉम द कार्बोनेशियस बेस्ड, ऐसा बेस्ड जिसमें कार्बन हो। तो कार्बन क्या होती है? फ्यूल। तो बस इसको हमने अपने लिए यूटिलाइज कर लेना है। एनिमल हुए, प्लांट हुए, इनमें भी क्या है? कार्बन ही तो होती है। अब आप कहोगे सर भी सीधा क्यों नहीं लकड़ी को जला लेते, इसको क्यों फिर हम उस हिसाब से बायोमास को अपने लिए यूज करेंगे, कुछ रिफाइन करेंगे, प्रोसेसेस लगाएंगे। तो होता क्या है कि सीधे लकड़ी जलाने में या इनको सीधा हम यूज करने में इनकी एफिशिएंसी कम होती है, धुआं अधिक निकलता है, जहां सारे ही बायोमास इतने अच्छे तरीके से जलते नहीं हैं। ठीक, कौन कौन सा? कार्बोनेशियस वेस्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज, इनसे जो पैदा हुआ उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ बायोमास is mostly balanced by the carbon dioxide captured in its own growth। तो इनको जलाने से जो CO2 निकलती है वो ऑलमोस्ट बराबर ही होती है जितना इनकी बनने में CO2 कंज्यूम होती है। क्योंकि एक वृक्ष है जैसे, तो उस वृक्ष में, एक पेड़ में, ट्री में क्या है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 कंज्यूम होती है। तो इससे जो CO2 निकली तो हमको इतना घबराने की जरूरत नहीं होती कि हाँ भी ये अधिक एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेगी या हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वाला इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगा। जितना उसको बनने में लगा उतना ही उसको कंबस्शन में, उसको बर्न करने में निकला। When biomass undergoes through various chemical processes like, बेसिकली ना हम इनको प्रोसेस के थ्रू रिफाइन कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस? गैसिफिकेशन, combustion या pyrolysis। It get converted into useful products। तो कुछ प्रोसेसेस के द्वारा हम बायोमास को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। These products have good calorific value। कैलोरिफिक वैल्यू मतलब पर यूनिट बर्न करने से कितनी एनर्जी निकलती है। अगर कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा है, इट मीन्स कम मात्रा में ही फ्यूल बर्न करने से, जलाने से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। मीन क्या है? वो हमारा गुड फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है। ठीक है जी। अब हम इन प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन इज ए प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक और फॉसिल बेस्ड कार्बोनेशियस मटेरियल्स एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना? हाई टेम्परेचर मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस विदाउट कंबस्शन। हम उसको जलाते नहीं हैं, उसको जलाते नहीं, पर उसको काफी अधिक टेम्परेचर देते हैं। जलाएंगे तो वो राख बन जाएगी। जलाना नहीं है, हाई टेम्परेचर पर कार्बन कंटेनिंग फ्यूल को हम अच्छे कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। गैसिफिकेशन का मतलब ही क्या है? उसको गैसेस में कन्वर्ट कर दिया विद ए कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन एब्सेंस है? नहीं, ऑक्सीजन की कंट्रोल्ड सप्लाई है। तो क्या बनेगा हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन क्या है? फ्यूल है, बहुत ही क्लीन फ्यूल है। तो हमने गैसिफिकेशन से क्या कर दिया? कार्बोनेशियस मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया विदाउट कंबस्शन विद ए कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी गैसेस बनी? क्या ऑक्सीजन एब्सेंस था? नहीं, ऑक्सीजन की कंट्रोल्ड सप्लाई है विदाउट कंबस्शन। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। गैसिफिकेशन क्या है, पायरोलाइसिस क्या है, इंसिनरेशन क्या है, आपको समझ होनी चाहिए, इसको बार बार पढ़ना है। पायरोलाइसिस, हियर मैटर मोस्टली ऑर्गेनिक
is heated at high temperature in the absence of oxygen, जहां पर ऑक्सीजन की क्या है, कंप्लीट एब्सेंस. The chemical composition of matter is changed to give useful products. तो क्या है, हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं. In general, pyrolysis of organic substances produces volatile products and leaves char. आमतौर पर क्या होता है, पायरोलाइसिस के बाद हमें चार मिलता है. ठीक, चार प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है जो अच्छी तरीके से जलता है, कम धुआं पैदा करता है, और वोलेटाइल प्रोडक्ट जो वाष्प बनकर उड़ जाएंगे. तो बस वोलेटाइल प्रोडक्ट निकल गए, गैसेस अनवांटेड निकल गई, और जो क्या बचा, चार क्या है, एक कार्बन रिच सॉलिड रेसिड्यू, ऐसा अवशेष, ऐसा रेसिड्यू जिसमें कार्बन काफी मात्रा में है. एक्सट्रीम पायरोलाइसिस में क्या होता है, जब हमने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया, विच लीव्स मोस्टली कार्बन एज द रेसिड्यू इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. मतलब चार में तो फिर भी थोड़ा बहुत कार्बन हो सकता है, और थोड़ी बहुत अनवांटेड गैसेस, जहां अनवांटेड मटेरियल हो सकते हैं, पर अगर बिल्कुल कार्बन ही रह जाए उसे कहते हैं कार्बोनाइजेशन. ठीक है जी. पायरोलाइसिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसेस ऑफ गैसिफिकेशन और कंबस्शन. ये पहला स्टेप कंसिडर किया जाता है. अच्छा जी, आगे एक और प्रोसेस है अनएरोबिक डाइजेशन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वेस्ट को डाइजेस्ट कर दिया, डिकम्पोज कर दिया. कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अनएरोबिक तो क्या बना दी, मीथेन. इसे बायोमीथेनेशन भी कहते हैं. क्यों? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जहां पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोमीथेनेशन और मिथेनोजेनेसिस, ये क्या है, इज ए साइंटिफिक प्रोसेस वेयर बाय क्या होता है, अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एनारोबिक एनवायरमेंट, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं बायोडिग्रेडेबल मैटर. ऐसा मैटर जो कि जीवों के द्वारा डिग्रेड हो सकता हो, उसको डीकम्पोज कर दिया. वेस्ट को डीकम्पोज कर दिया, मैटर को डीकम्पोज कर दिया, और क्या प्रोड्यूस किया, बायोगैस रिच, है ना, इन मीथेन. तो बायोगैस, ऐसी गैस प्रोड्यूस की जिसमें काफी मात्रा में मीथेन है. सिंपल भाषा में कहे, अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वेस्ट को डाइजेस्ट किया, डिकम्पोज किया और मीथेन बनाई. ऐसे याद कर लो. मतलब हमने वेस्ट से मीथेन बना ली. मीथेन क्या है, फ्यूल है. अच्छा जी, आगे है जी कंबस्टन या इंसिनरेशन. इसमें हम ना वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर जला देते हैं और राख रूख बना देते हैं, उसका काम खत्म. हियर वेस्ट इज डायरेक्टली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर या ऑक्सीजन, in the presence of oxygen at high temperature about 800 degrees Celsius. As a result, there is liberation of heat energy. Heat energy निकली, inert gases निकली, and ash, राख बना दिया. तो हीट निकली है, तो हीट से आप पानी को गर्म करके वेपर बनाकर टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो. The steam generator can be used in rotating the turbines to generate power, जहां इलेक्ट्रिसिटी, जहां एनर्जी. ठीक है जी. को जनरेशन क्या हुआ, को जनरेशन मतलब दोहरा फायदा लिया हमने, बिजली भी जनरेट की और जो हीट जनरेट हुई उससे किसी और काम में भी उसका यूज किया. पढ़ लेते हैं. Here two forms of energy is produced from one fuel. एक फ्यूल को यूज किया और दो तरह की एनर्जी हमें मिली. कैसे? कहता वन ऑफ द फॉर्म्स इज ऑलवेज द हीट. एक फॉर्म क्या होती है, हमेशा हीट होती है. एंड द अदर मे बी इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी. दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है और मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है. इन ए कन्वेंशनल पावर प्लांट, जो हमारा, जहां हम कोयले से बिजली बनाते हैं,
कोयले को जलाकर हम पानी को गर्म करके वाष्प बनाते हैं और उस वाष्प से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। तो जो हमारा कन्वेंशनल पावर प्लांट है, फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस स्टीम, फ्यूल को जलाया और वाष्प बनाई, स्टीम बनाई, भाप बनाई। दिस स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन, तो इससे फिर टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है और टरबाइन रोटेट हुई तो बिजली पैदा हो जाएगी। अच्छा जी, तो मतलब बिजली पैदा होगी। जनरली द एग्जॉस्ट स्टीम इज कंडेंस्ड टू वाटर विच गोज बैक टू द बॉयलर। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जो स्टीम बची, जो बाहर निकली, उसको और ठंडा करके पानी बना देते हैं और उसको फिर बॉयलर में भेज देते हैं। ऐसा करते हैं हम आमतौर पर। अच्छा जी, thus in condensing the heat of low pressure steam is lost, तो एक हिसाब से हमने उसको ठंडा कर दिया तो उसकी हीट को लॉस कर दिया। अच्छा जी, पर इन को जनरेशन प्लांट, इसमें क्या होता है, द लो प्रेशर एग्जॉस्ट स्टीम, तो जो बाहर निकली स्टीम है उसका हम पानी नहीं बनाते, उसको ठंडा नहीं करते। कमिंग आउट ऑफ द टरबाइन इज नॉट कंडेंस्ड, तो उसको हम पानी में दोबारा कंडेंस नहीं करते, बट यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस, तो उसको हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हीट है भाई। बी इट इन इंडस्ट्रीज और इन हाउसेस, चाहे घरों में चाहे इंडस्ट्री में हम उसको हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं गर्म वाष्प को। तो कहने का मतलब हमने बिजली भी बना ली और उसकी हीट को भी यूज कर लिया। इसे कहते हैं कोजनरेशन। इन इंडिया बगैसे बेस्ड कोजनरेशन हैज ह्यूज पोटेंशियल एंड इज बीइंग प्रमोटेड। बगैसे क्या होता है, जो शुगर मिल में जब शुगर से जूस गन्ने से जूस निकाल लिया जाता है शुगर केन से, तो जो बचा है उसे कहते हैं बगैसे। तो उसे सुखा कर हम आग लगाई जा सकती है, उससे हीट प्रोड्यूस किया जा सकती है। तो इंडिया में ये काफी मात्रा में पाया जाता है, तो इसका अपना बहुत पोटेंशियल है और इसको सरकार प्रमोट भी कर रही है कि इससे कोजनरेशन हो, बिजली भी बनाओ और इसकी हीट को भी यूज करो। बहुत बढ़िया। आगे बात आती है जी जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब धरती के अंदर जो हीट एनर्जी है उसका यूज करना। होता क्या है कि नीचे आपको पता है मोल्टन लावा है, वो लावा गर्म होता है ना। तो क्यों गर्म होता है? रेडियो एक्टिविटी एक कारण है। अंदर जो हो रही रेडियो एक्टिविटी वो वहां के लावे को गर्म कर देती है। अब उस लावे से जो पानी संपर्क में आएगा समुद्र का, वो भी गर्म हो जाएगा, तो उससे वाष्प बनेंगे। तो इसको यूज करना है हमने। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? इट रेफर्स टू द वास्ट रिजर्वायर ऑफ हीट स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर, धरती के अंदर कितना बड़ा हीट का रिजर्वायर है मेंटल में। बिलो द अर्थ्स क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे देयर इज हॉट एंड मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। ठीक है ना, उसे कहते हैं मैग्मा। ठीक, धरती के नीचे है तो कहते हैं मैग्मा, बाहर आ गया तो कह देते हैं लावा। हियर हीट इज कॉन्टिन्यूअली प्रोड्यूस्ड, जहां हीट प्रोड्यूस होती रहती है। रेडियो एक्टिव डिके इज द मेजर सोर्स ऑफ दिस हीट। तो इस हीट का मेन सोर्स क्या है? रेडियो एक्टिव डिके। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। क्या रेडियो एक्टिव डिके अर्थ की इंटरनल हीट का एक कारण है? यस है। अब इस हम एनर्जी को कैसे कैप्चर करें? तो कहते हैं कॉमन वे ऑफ कैप्चरिंग जियोथर्मल एनर्जी इज टू टैप इनटू नेचुरली अकरिंग हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन सिस्टम्स। हाइड्रो पानी का एक सिस्टम बन जाता है। जैसे जो गर्म पानी होगा, जो लावे इस मैग्मा के साथ कांटेक्ट में आएगा, वो पानी गर्म हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, ठंडे वाला नीचे आएगा। तो जो हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन सिस्टम जो बना, गर्म वाला ऊपर गया, ठंडे वाला नीचे आया, वेयर कूलर वाटर सीप्स इनटू द अर्थ्स क्रस्ट इज हीटेड अप एंड देन राइजेस टू द सरफेस। तो इस हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन सिस्टम को हमने यूटिलाइज करना है। जियोथर्मल एनर्जी कैन कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो जो पानी जियोथर्मल एनर्जी इस गर्म मैग्मा के संपर्क में आया तो वो क्या बना देगा? पानी को स्टीम। दिस स्टीम कैन बी यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन्स ऑफ जनरेटर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस स्टीम से हम टर्बाइन्स को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये बात होगी। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे जी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या होता है ना कि हम हाइड्रोजन को, ठीक है, यूज करते हैं।
एनर्जी जनरेशन के लिए। और आउटपुट क्या निकलता हमारा, H2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर H2O बन जाता है, मतलब पानी निकलता है आउटपुट। तो ये काफी क्लीन फ्यूल है, इसको भी प्रमोट किया जा रहा है। अभी तो हमारी हाइड्रोजन पॉलिसी भी आई है बजट में, तो उसमें आपने याद रखना है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है उनका मतलब आपने याद रखना है, पढ़ेंगे हम वो भी। ए फ्यूल सेल इज ए डिवाइस, क्या होता है उसमें, दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नॉट कंबस्शन, मतलब कंबस्शन नहीं होता, जलाया नहीं जाता, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसे, इन ए फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो एनर्जी जनरेट होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, हीट भी जनरेट होती है और आउटपुट क्या निकलता है, फिर वाटर भी निकलता है। व्हीकल्स पावर्ड बाय फ्यूल सेल्स हैव वेरी हाई एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। ठीक, ये काफी एफिशिएंट होते हैं, प्रोड्यूस्ड एनर्जी को आगे यूटिलाइज करने के लिए बहुत अच्छे ये एफिशिएंट होते हैं, कर सकते हैं। ठीक, और कम फ्यूल से काफी अधिक एनर्जी निकलती है, एफिशिएंसी इनकी काफी अच्छी है। एंड नियर जीरो पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन ना के बराबर, क्योंकि CO2 एंड वाटर वेपर बीइंग द ओनली एमिशंस, जो एग्जॉस्ट निकला उसमें मेनली वाटर वेपर होते हैं और कुछ मात्रा में CO2 भी होती है। ठीक है जी, पर दिक्कत क्या है, एक दिक्कत तो ये है कि हाइड्रोजन बहुत कंबस्टिबल है, जैसी थोड़ी सी भी इसको ना, इसके फटने की, जहां आग लगने की संभावना बड़ी रहती है, तो टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चाहिए हमको। और दूसरा, फ्यूल सेल हैज हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती इसकी लागत कीमत बहुत अधिक है। तो जब सरकार ने अब बजट में इनके लिए स्कीमें लाई है, तो फिर क्या होगा कि जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा आएंगे, तो इनकी प्राइस भी कम होंगे, कॉस्ट भी कम होगी। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक बात है कि अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए इतनी अच्छी है तो हम क्यों नहीं इसको यूटिलाइज कर पा रहे। तो उसका मेन कारण ये है कि हमें फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी एट प्रेजेंट सस्ती पड़ रही है। ठीक, और इस रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पैसा और एंड टेक्नोलॉजी इज नीडेड, किसके लिए, टू मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस फॉर मेकिंग इट कमर्शियली वायबल। ठीक है, व्यापारिक रूप से ये वायबल हो, मतलब घाटे का सौदा ना हो, इसलिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत है और इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी भी क्या है हमारी कमर्शियली वायबल हो। मोस्ट रिन्यूएबल, ज्यादातर जितने भी प्रकार हमने पढ़े हैं वो सारे, तो ये दो कीवर्ड आपने याद रखने हैं, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रीड चैप्टर ऑन करंट अफेयर्स, कंटेम्परेरी इश्यूज टू गेट नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। ठीक है, मैंने बताया कैसे हाइड्रोजन के ऊपर हम स्पेशल बजट के, इस बजट में स्पेशल फोकस किया गया है, हाइड्रोजन पॉलिसी आई है, की टर्मिनोलॉजीज क्या है, तो वो हम करंट अफेयर्स वाले टॉपिक से ऐड कर लेंगे बाद में। तो इतना सा बेसिक आपने पढ़ लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।